हेलो बच्चों, कैसे हो। उम्मीद है कि पहला वीडियो आपने देख लिया होगा। आज का टॉपिक है, पहले चैप्टर का टॉपिक है भौतिकी, प्रौद्योगिकी तथा समाज, फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। दो स्टेटमेंट में बताऊंगा बहुत जल्दी जल्दी करके। कभी कभी नई टेक्नोलॉजी, ये अंग्रेजी में होती है टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी नई फिजिक्स को जन्म देती है। कभी कभी नई टेक्नोलॉजी नई फिजिक्स को जन्म देती है। दूसरा स्टेटमेंट ये है, कभी कभी फिजिक्स नई टेक्नोलॉजी को जन्म देती है। फिर से सुनिएगा, पहला स्टेटमेंट क्या है, कभी कभी नई टेक्नोलॉजी, या ये कहो कि टेक्नोलॉजी फिजिक्स को जन्म देती है, और कभी कभी फिजिक्स टेक्नोलॉजी को जन्म देती है। तो दो स्टेटमेंट क्या हुए कि टेक्नोलॉजी फिजिक्स को जन्म देती है या फिजिक्स नई टेक्नोलॉजी को जन्म देती है। वैसे दोनों एक ही हैं। अब आप समझिए, पुराने समय में भाप के इंजन होते थे, भाप के इंजन जो जेम्स वॉट ने बनाया था। तो जेम्स वॉट ने जो इंजन बनाया था भाप का इंजन, उसकी दक्षता या कहो कार्य करने की क्षमता बहुत कम थी। उससे हम बहुत ज़्यादा एनर्जी देकर बहुत कम काम करवा पाते थे। पर हम चाहते हैं ऐसी डिवाइस बनाना, ऐसी वस्तुएं बनाना, ऐसी मशीन बनाना जो बहुत ज़्यादा काम करें। मान लो भाप के इंजन को आपने बहुत सारी ऊष्मा दी, उसने बहुत कम काम करके दिया, और जो आजकल के इंजन है आपने उन्हें उतनी ही ऊष्मा दी जितनी किसे दी थी, भाप के इंजन को। उन्होंने उससे ज़्यादा काम कर दिया, भाप के इंजन से ज़्यादा काम कर दिया। तो हम चाहते हैं इंजनों की दक्षता को बढ़ाना, इंजनों की दक्षता को बढ़ाना। तो इसके लिए हमने क्या सोचा कि भाई हमारे पास भाप के इंजन थे, हमें उसकी दक्षता बढ़ानी है। दक्षता क्यों बढ़ानी है, हम चाहते हैं कि वो ऊर्जा जितनी ले रहा है वो ऊर्जा लेकर ज़्यादा काम करे। ऐसा ना हो कि उसे बहुत अधिक ऊर्जा दे दी और उसने बहुत कम काम किया। तो हम चाहते हैं, मान लो 100 जूल ऊष्मा दी इसे, 100 जूल या 100 कैलोरी ऊष्मा दी भाप के इंजन को, उसने काम करके दिया आपको 10 जूल। कितना? 10 जूल। वही काम आजकल के जो इंजन है, हमने उन्हें कितनी ऊष्मा दी, 100 जूल दी, उन्होंने काम करके दिया 40 जूल। कितना काम करके दिया? 40 जूल। किसने? आजकल के इंजनों ने। तो समझो आजकल के इंजनों की दक्षता क्या है, ज़्यादा है, और पुराने इंजनों की दक्षता क्या थी, कम थी। तो इंजनों की दक्षता को बढ़ाना हमारी आवश्यकता है। तो दक्षता बढ़ाने के लिए हमने खोज शुरू करी। तो फिजिक्स की नई ब्रांच बनी ऊष्मागतिकी। क्या बनी? फिजिक्स की नई ब्रांच ऊष्मागतिकी, यानी थर्मोडायनेमिक्स। तो देखो, टेक्नोलॉजी को बढ़ाना चाह रहे थे। इंजन की दक्षता बढ़ाने का मतलब टेक्नोलॉजी को हम बढ़ाना चाह रहे थे, और टेक्नोलॉजी बढ़ाने के चक्कर में क्या हो गया, फिजिक्स की नई ब्रांच हमारे पास आ गई ऊष्मागतिकी। और ऊष्मागतिकी के नियमों के आधार पर हमने इंजनों की दक्षता को, ये जो आपके घर फ्रिज होता है, फ्रिज, इसकी दक्षता को बढ़ा दिया। तो जब टेक्नोलॉजी को बढ़ाना था, यानी हम चाह रहे थे हमारे पास और अच्छे इंजन हों और अच्छे फ्रिज हों, तो हमारे दिमाग ने काम करना शुरू किया। तो हमने फिजिक्स की नई ब्रांच हमें बनानी पड़ी या खोजनी पड़ी, ऊष्मागतिकी। तो सिद्ध क्या हुआ, टेक्नोलॉजी के सुधार के लिए फिजिक्स की नई ब्रांच का जन्म हो गया। उस ब्रांच का नाम क्या था, ऊष्मागतिकी। तो स्टेप आपका पूरा हो गया। टेक्नोलॉजी के सुधार के लिए भौतिकी का जन्म होता है। तो यहाँ क्या हुआ, टेक्नोलॉजी का सुधार करना था, तो फिजिक्स की नई ब्रांच का जन्म हो गया ऊष्मागतिकी। अब दूसरे स्टेप पर आइए। कभी कभी फिजिक्स की नई जो फिजिक्स है, मान लो फिजिक्स आप पढ़ रहे हैं और उसमें आपने कुछ नया पढ़ लिया, तो उससे नई टेक्नोलॉजी का जन्म भी होता है। फिजिक्स से नई टेक्नोलॉजी का जन्म भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, कक्षा 12 में पढ़ोगे, जब आपने पढ़ा अर्धचालक भौतिकी, अर्धचालक भौतिकी, तो अर्धचालक भौतिकी पढ़ने से हमारे पास सिलिकॉन की चिप बननी शुरू हो गई। एक चिप वो होती है जो मोबाइल में लगाते हैं, वो भी सिलिकॉन की चिप होती है। और अभी आप चिप के बारे में ज़्यादा जानते नहीं, ये समझो तुम, आप सुनते होंगे कि ये जो अब नए लैपटॉप हैं, नए कंप्यूटर हैं, नए मोबाइल हैं, ये चिप बेस हैं। चिप बेस का मतलब अब इनके आकार बहुत छोटे हो गए हैं। पहले बहुत बड़े बड़े होते थे मोबाइल,
मोबाइल तो नहीं कह सकते बड़े, कंप्यूटर पहले बहुत बड़े बड़े होते थे। अब देखो कंप्यूटर घटते 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 लैपटॉप बना, लैपटॉप घटते घटते अब लगभग मोबाइल एक कंप्यूटर ही आ गया। तो हमने क्या काम किया, फिजिक्स की नई ब्रांच हमने कौन सी पढ़ी, अर्धचालक भौतिकी, और उसका अध्ययन करके हमने क्या कर दिया, देखो फिजिक्स की नई ब्रांच पढ़ी अर्धचालक भौतिकी, और उसे पढ़ने से सिलिकॉन चिप बनी, तो उससे नई टेक्नोलॉजी आ गई। नई टेक्नोलॉजी क्या आ गई, मोबाइल बन गए, लैपटॉप बन गए, कंप्यूटर बन गए, एलईडी बन गई। एलईडी दो तरह की हुई, ऐसा नहीं कि तुम जो घर में एलईडी मान रहे टीवी चलाने वाली एलईडी भी होती है। इसका मतलब होता है लाइट एमिटिंग डायोड, कक्षा 12 में पढ़ोगे इसे भी। और जो ये जो तुम्हारी घरों में जो जिनसे रोशनी करते हैं, जिन जो बल्ब के स्थान पे लगाते हैं, वो भी एलईडी है। तो देखो फिजिक्स जैसे ही हमने क्या काम किया, फिजिक्स की कोई नई ब्रांच पढ़ी, नई ब्रांच कोई फिजिक्स की पढ़ी, तो उससे हमारी टेक्नोलॉजी में कितना सुधार हुआ, मोबाइल बन गए, लैपटॉप बन गए, कंप्यूटर बन गए, ठीक है। तो इस प्रकार और एग्जाम्पल लेते हैं। इसी प्रकार जब हमने क्या पढ़ा, विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में, किसके बारे में, विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में। यानी यहाँ भी हमने क्या करा, फिजिक्स के अध्ययन को बढ़ाया, फिजिक्स के अध्ययन को बढ़ाया। तो जब हमने विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में पढ़ा, तो हमने उन्हें पढ़ के ये पता कर लिया कि मोबाइल से मोबाइल पे, एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल पे बात कैसे होती होगी, हमारी आवाज़ कैसे जाती होगी। हम जो टीवी पे प्रोग्राम देखते हैं वो प्रसार स्टेशन से, जहाँ से भी प्रसारित हो रहे हैं, हमारे टीवी तक कैसे आते होंगे, रेडियो की तरंगें कैसे चलती होंगी। कुल मिला के पूरी संचार व्यवस्था, ये संचार व्यवस्था का चैप्टर अब 12th में भी नहीं रहा, पिछले साल तक तो था। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज करते ही हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी कर ली। तो देखो दो चीज़ों को ध्यान से समझेंगे। हमने क्या पढ़ा पहले, अर्धचालक भौतिकी, क्या पढ़ा, अर्धचालक भौतिकी। तो उससे टेक्नोलॉजी का विकास हो गया। क्या हो गया, टेक्नोलॉजी का विकास। विकास कैसे हुआ, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, एलईडी आदि की खोज हो गई। और इसी प्रकार विद्युत चुंबकीय तरंगों के पढ़ते ही हमने संचार व्यवस्था के बारे में सारी जानकारी कर ली। तो देखो यहाँ फिजिक्स ने क्या किया, फिजिक्स की जानकारी से, फिजिक्स की जानकारी में क्या पढ़ा, अर्धचालक भौतिकी, और क्या पढ़ा, विद्युत चुंबकीय तरंगें। इन्हें पढ़ते ही हमारी टेक्नोलॉजी और एडवांस हो गई, हमने टेक्नोलॉजी के बारे में और अधिक जान लिया। तो इससे क्या पता चला, इससे पता चला कि भौतिकी के अध्ययन ने क्या किया, नई टेक्नोलॉजी को जन्म दे दिया। नई टेक्नोलॉजी का मतलब, पहले हमारे पास जो फ़ोन थे वो तार वाले थे, क्या थे, तार वाले। फिर क्या बने, वायरलेस बन गए, जैसे अब वायरलेस में बिना तार वाले मोबाइल कहते हैं जिन्हें। तो फिजिक्स का ज्ञान बढ़ते ही टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी का जन्म हो गया। तो दो स्टेप थे, कभी कभी टेक्नोलॉजी फिजिक्स को जन्म देती है और कभी कभी फिजिक्स टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ा देती है। दोनों ही केस में आप याद रखना, समाज का विकास होता है, समाज को फ़ायदे होते हैं। समाज को फ़ायदे कैसे होते हैं, इंजन अच्छे वाला बन गया, कौन यूज करेगा, हमारी सोसाइटी, हमारा समाज। मोबाइल समाज यूज करता है, कंप्यूटर, लैपटॉप्स का कौन यूज करता है, हमारा समाज ही तो यूज करता है। तो टेक्नोलॉजी बढ़े या फिजिक्स बढ़े, दोनों ही केस में समाज का ही लाभ होता है। नुकसान भी होता है, जैसे परमाणु बम बना, उससे नुकसान भी हो सकता है। तो ये था हमारा, तो ये लास्ट लाइन इस प्रकार, दोनों से ही, दोनों का मतलब फिजिक्स और टेक्नोलॉजी, दोनों से ही समाज का विकास होता है। काफ़ी लेंथी टॉपिक है, बहुत शॉर्टकट में पढ़ा दिया, इसी इतना ही लिख लेंगे जितना मैंने बताया बोर्ड के अनुसार, जो बोर्ड पे लिख रहा है। हाँ भाई, अगला टॉपिक है प्रकृति में मूल बल। हमारी जो नेचर है, हमारी जो प्रकृति है, इसमें मुख्य रूप से 4 ही तरह के बल हैं। कितने हैं, 4 ही तरह के। अब आप सोचते होंगे हमने तो बहुत सारे बल देखे जी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको याद दिलाता हूँ। सबसे पहला बल आप महसूस करो, आपके पास कोई वस्तु है, आपने नीचे छोड़ दी, ऊपर क्यों नहीं जाती, इसका मतलब कोई ना कोई उसे नीचे की ओर खींचता है। तो हमने कहा भाई जो इसे नीचे को खींच रहा है, हमने आइडिया लगाया कि पृथ्वी के पास एक ताकत है वस्तुओं को खींचने की,
और जिस बल से पृथ्वी में खींचेगी या वस्तु को खींचेगी उसका नाम रखा गुरुत्वाकर्षण बल। एक बल तो आप ये देखते हैं अपने आसपास। दूसरा देखते हैं आप, चंद्रमा है, पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है। अब आप सोचिए, या सूर्य ये सन है और मान लो पृथ्वी इसके चक्कर लगा रही है। पृथ्वी है, पृथ्वी, ये सूर्य है भाई, तो ये पृथ्वी ऐसे चक्कर लगा रही, देखो ऐसे ये घूम रही है, ऐसे पृथ्वी ऐसे ऐसे। ये सीधी क्यों नहीं चली जाती? सीधी नहीं जाती, इसका मतलब सूर्य इसे अपनी तरफ खींच के रखे हुए हैं। तो एक बल आपने सोचा अपने दिमाग में कि वस्तुएं नीचे क्यों गिरती हैं, यानी पृथ्वी किसी बल से वस्तु को खींचती होगी। दूसरा, सभी ग्रह सूर्य के चक्कर क्यों लगाते हैं, इसका मतलब सूर्य सभी ग्रहों को अपनी तरफ खींच के रखता होगा, अन्यथा वो ग्रह तो घूमने के नहीं सीधे चले जाएंगे। और उदाहरण लीजिए, आपने एक रस्सी ली, दीवार में बांध दी, दीवार में खुंटी है, खुंटी से बांध दी, आपने रस्सी को खींचा। अगर खूंटी जो दीवार में लगा रखी खुंटी आपने वो थोड़ी ढीली है तो रस्सी के खींचते ही खूंटी भी बाहर निकल जाएगी। तो खूंटी को बाहर निकालने वाला बल कौन सा है? उसे कहते हैं डोरी में तनाव बल। आगे पढ़ोगे आप, डोरी में तनाव बल। ऐसे ही जब आप किसी नट पे बोल्ट चढ़ाते हैं, चूड़ी वाले पे, तो आप देखते होंगे जब आप पूरा टाइट कर देते हैं नट पे बोल्ट को, तो बोल्ट नट पर चिपका रहता है, वो भी एक बल है। दूसरी बात, आपने पानी की बाल्टी में एक मग्गा डाल दिया, वो मग्गा तैरता रहता है, वो भी एक बल है, उसे कहते हैं उत्प्लावन बल। दूसरी बात, मान लो आपके हाथ में एक चौक है, मान लो चौक है, चौक से आप बोर्ड पे लिख रहे हैं, तो चौक के आगे वाले कण किसे टच कर रहे हैं? बोर्ड को। पीछे वाले कण कहाँ हैं? तुम्हारे हाथ में। तो चौक से आगे वाले कण क्यों नहीं नीचे गिर जाते? भाई जहाँ से चौक तुम्हारे हाथ में, वहाँ से तो चौक तुम्हारे हाथ में है ही, आगे वाले कण नीचे क्यों नहीं गिरते? इसका मतलब चौक के कणों के बीच कोई ना कोई बल लगता होगा। दूसरी बात, आपने कागज लिया, उस पर गोंद लगाया और उस पर कागज रख दिया, चिपक गए कागज, तो बिना बल के तो चिपकने के नहीं, वो भी एक बल है जो कागजों को चिपका रहा है। तीसरी बात, और बहुत सारे उदाहरण है मेरे पास, मिस्त्री ने सीमेंट लगाया और सीमेंट लगा के ईंट को चिपका दिया, तो ईंट और सीमेंट के बीच भी जो बल लगता है वो क्या है? वो भी कोई ना कोई बल है, हालांकि उसका नाम आप आगे पढ़ेंगे, आसंजक बल है वो, आसंजक बल। ठीक है। ऐसे ही दूध की एक बूंद ली, उस पर दूसरी बूंद डाल दी, एक बूंद दूसरी बूंद में चिपकी और बड़ी बूंद बन गई, ये ससंजक बल है, ये भी आगे पढ़ेंगे आप। इस दुनिया में बहुत सारे बल हैं, मैंने आपको कुछ ही गिनवाए हैं, लेकिन वैज्ञानिकों की ये कोशिश रही है कि हम यूनिफिकेशन करें, जो आप जानते भी हैं, यूनिफिकेशन। हम अपने आसपास ढूंढते हैं कि जो इतने सारे बल हैं, क्या ये अलग अलग हैं या वो एक ही बल के अलग अलग रूप हैं, या वो एक ही बल के अलग अलग रूप हैं। तो हम क्या करते चले गए, अपनी खोज को बढ़ाते चले गए। हमने क्या देखा कि जो अलग अलग तरह के बल हैं ये क्या हैं? एक ही बल के रूप हैं। इस प्रकार हम छोटा करते 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 हमने प्रकृति में 4 बल ऐसे ढूंढ लिए कि हमने कहा भाई दुनिया में 4 ही तरह के बल हैं। तो जो मैंने इतने सारे बल बताए वो क्या हैं? वो बल इन 4 में से किसी ना किसी एक का पार्ट है। जो मैंने इतने सारे बल बताए वे बल इन 4 में से किसी ना किसी एक का भाग है या हिस्सा है। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, अभी आपने देखा होगा कि जब गाड़ी का पहिया चलता है तो पहिया ज़मीन को टच करता है। घर्षण वाले पार्ट में पढ़ोगे, अभी ज़्यादा समझ में नहीं आने का। और ज़मीन क्या करती है? ज़मीन पहिए को पकड़ लेती है और पहिया ऐसे घूमने का प्रयास करता है ऐसे, तो पहिए को ज़मीन पीछे तो जाने नहीं देती, तो पहिया कहाँ चलता है? घूम के आगे को चलता है। और अगर ज़मीन ना पहिए को पीछे हटना अलाउ कर दे तो वहीं अपनी जगह पे स्लिप मारे जाएगा वो। घर्षण में पढ़ाऊंगा डीपली, ऐसे ही घर्षण वाले पार्ट में पढ़ाएंगे इसे। ऐसे ही जब हम चलते हैं ना, हम अपना पैर ज़मीन पे रखते हैं तो ज़मीन हमारे पैर को पीछे जाने नहीं देती, आगे धकेलती है, इसलिए आगे को चल पाते हैं हम। ये क्या है? दोनों घर्षण बल हैं।
तो गाड़ी का भी चलना जमीन पे और हमारा भी चलना, दोनों किसके रूप हुए? घर्षण बल के तो रूप हुए। इस प्रकार से जो मैंने इतने सारे बल बताए, वो इतने सारे बल इन 4 बलों के ही पार्ट हैं। जैसे अब प्रकृति में केवल 4 बल हैं, हम 4 बल के बारे में अगर पढ़ लेंगे तो समझो वे सारे बल किसी ना किसी रूप में इनके अंदर अपने आप आ जाएंगे। जैसे मैं आपको उदाहरण बताता हूँ, गुरुत्वाकर्षण बल आपने पढ़ा। पहले बात तो गुरुत्वाकर्षण बल है क्या, कक्षा 9 में भी पढ़ चुके हैं आप। गुरुत्वाकर्षण बल का मतलब दुनिया में कोई भी 2 पिंड हो या 2 कण हो, न्यूटन ने बताया था, दुनिया में कोई भी 2 पिंड हो या 2 कण हो, दुनिया में मान लो ये 2 पिंड हैं या 2 कण हैं, ये सदैव ये पिंड इसे खींचता है, इसे खींचता है। तो 2 पिंडों के बीच ब्रह्मांड में, पूरी दुनिया में प्रत्येक कण दूसरे कण को खींचता है, दूसरा कण पहले कण को खींचता है। ये है गुरुत्वाकर्षण बल। डीपली नहीं पढ़ा रहे, डीपली कक्षा 11 में इसका अध्याय है पूरा, वहां पढ़ेंगे। तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? किन्हीं 2 द्रव्यमानों के बीच लगने वाला आकर्षण बल है। किन्हीं 2 द्रव्यमानों के बीच लगने वाला आकर्षण बल है। तो गुरुत्वाकर्षण बल के कौन कौन से भाग हैं वो जरा समझ लो। जैसे पृथ्वी के चक्कर लगाता है चंद्रमा। अब चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाता है, वो ये मान लो पृथ्वी है और ये तो पृथ्वी और ये क्या है? चंद्रमा। ये चक्कर लगा रहा है ऐसे, तो ये सीधा क्यों नहीं भाग जाता? घूमता है ना ऐसे। तो इसका मतलब क्या है कि पृथ्वी चंद्रमा को खींच के रखती है। तो वो कौन से बल से खींचती है पृथ्वी चंद्रमा को? तो गुरुत्वाकर्षण बल। अब देखो गुरुत्वाकर्षण बल में कितने सारे बल आ जाएंगे। दूसरी बात, सूर्य के चक्कर लगाते हैं सभी ग्रह। तो वो ग्रह ऐसे चक्कर लगा रहे हैं सूर्य के, वो निकल के बाहर क्यों नहीं चले जाते? कौन खींच के रखता है? गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल में 2 बल आ गए आपके। कौन सा? चंद्रमा जिस बल से खिंचा हुआ है पृथ्वी की तरफ, वो भी कौन सा है? गुरुत्वाकर्षण बल है। और सभी ग्रह जो खिंचे हुए हैं किसकी तरफ? सूर्य की तरफ, वो निकल के बाहर क्यों नहीं भागते? वो भी कौन है? वो भी कौन सा बल खींच के रखे हुए हैं उन ग्रहों को? वो भी कौन है? गुरुत्वाकर्षण बल। तीसरी बात, आपने एक वस्तु ली, छोड़ दी, नीचे क्यों आई? कौन से बल के कारण? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। इस प्रकार गुरुत्वाकर्षण बल के अंदर बहुत सारे बल आ जाते हैं, यानी बहुत सारे बल गुरुत्वाकर्षण बल के एक तरह के भाग हैं। तो आप कहोगे गुरुत्वाकर्षण बल किन चीज़ों के बीच लगता है जी? याद रखना, जिन वस्तुओं में भी जहाँ भी द्रव्यमान मिलेंगे, जहाँ भी 2 द्रव्यमान हो, चाहे वो बहुत छोटे हो चाहे वो बहुत बड़े हों, तो 2 द्रव्यमानों के बीच हमेशा क्या लगेगा? गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। याद रखना। तो गुरुत्वाकर्षण बल का कारण कौन है? गुरुत्वाकर्षण बल क्यों लगता है? तो आप कहोगे गुरुत्वाकर्षण बल का जो कारण है वो है द्रव्यमान। ठीक है, तो ये था गुरुत्वाकर्षण बल। अब इसके गुण मैं आपको बता दूं क्या होते हैं। इसके गुण हैं, एक तो सदैव गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षण का होता है, एक पिंड दूसरे पिंड को हमेशा खींचता है और दूसरा पहले को खींचता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल के गुण को आप नोट कर ले, मैं लिखवा रहा हूँ। नंबर 1 गुण क्या है कि गुरुत्वाकर्षण बल सदैव क्या होता है? आकर्षण का बल है। 2 पिंडों के बीच सदैव क्या लगेगा? आकर्षण। कभी प्रतिकर्षण नहीं लग सकता, कभी एक पिंड दूसरे पिंड को दूर नहीं फेंक सकता। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? आकर्षण का बल है। दूसरा क्या है ये बल? इसका गुण, पहला गुण आपने नोट कर लिया होगा, दूसरा गुण है इसका, ये एक केंद्रीय बल है। अब केंद्रीय बल क्या होते हैं वो समझ लो। एक पिंड ये रहा m1 द्रव्यमान का, दूसरा पिंड ये रहा m2 द्रव्यमान का, ये इनका हो गया केंद्र, गोलों का, द्रव्यमानों का केंद्र। तो इनके बल, जो बल लगता है ना, ये बल जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, तो ये केंद्र है ना, ये केंद्र की दिशा में लगता है, यानी कि ऐसे लगेगा। ये पिंड, ये वाला पिंड तो इसे खींचेगा अपनी तरफ ऐसे। तो देखो ए तिरछा नहीं खींचने का, और ये वाला पिंड खींचेगा, ये वाला खींचेगा इसे ऐसे। फिर से देखते हैं, ये पिंड तो खींचेगा इसे ऐसे। केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश, ये क्या है? केंद्रों को मिलाने वाली रेखा। तो जो बल क्या है? केंद्रों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में लगते हो, केंद्रों को मिलाने वाली रेखा पर ही लगते हो, उन्हें कहते हैं केंद्रीय बल। तो ये तो इसे खींचेगा ऐसे, ये इसे खींचेगा ऐसे। ऐसा नहीं हो सकता कि ये केंद्र वाली रेखा यहाँ है और ये पिंड से ऐसे खींच ले, ऐसे कभी नहीं खींचने का। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? एक केंद्रीय बल है। क्या है? केंद्रीय बल। केंद्रीय बल का मतलब वे बल जो एक
जो केंद्रों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में लगते हों, जो केंद्रों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में लगते हों। तो पहला गुण क्या हुआ इसका, ये आकर्षण का बल होता है। नंबर 2 क्या हुआ, ये केंद्रीय बल है। नंबर 3 गुण हुआ भाई इसका, ये एक लॉन्ग रेंज फोर्स है। लॉन्ग रेंज का मतलब दो वस्तुएं कितने भी दूर रखी हों, एक वस्तु यहाँ रखी, एक रखी 2000 किलोमीटर दूर, तो ये क्या है, एक लॉन्ग रेंज फोर्स है। कहने का मतलब दो वस्तुओं के बीच की दूरी कितनी भी हो ये तब भी लगता है। तो ये क्या है, एक दीर्घपरासी बल है। हिंदी में क्या कहेंगे, दीर्घपरासी बल है। ये बात समझ में आ गई होगी। एक बात और, इसका अगला गुण एक क्या है, नंबर 4 गुण है, ये दुनिया का सबसे कमज़ोर बल है। बाकी सब बल से ताकतवर होते हैं, ये दुनिया का क्या है, सबसे कमज़ोर बल है। तो ये बातें आप नोट कर लेना, इसके 4 मैंने गुण लिखवाए आपको, ठीक है। अब जो दूसरा बल है विद्युत चुंबकीय बल, इसके बारे में आप नहीं जानते, कक्षा 12 में पढ़ोगे। वैसे इसके उदाहरण मैं आपको समझा सकता हूँ। जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ोगे, कक्षा 10 में सुना होगा आवेश के बारे में, दो वस्तुओं को रगड़ोगे तो एक वस्तु खींचेगी दूसरी को, दूसरी खींचेगी पहले को। तो ये बल आपने अभी ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ा विद्युत चुंबकीय बल, पर ये लगता क्यों है, ये लगता है आवेशों के कारण। अब विद्युत चुंबकीय बल के अंदर कौन कौन से बल आते हैं, विद्युत चुंबकीय बल के अंदर कौन कौन से बल आते हैं वो समझ लीजिए। मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे नंबर 1 बल इसमें आता है, ये जो हम बोर्ड पे लिखते हैं ना, ये लिख के, ये इंक के कण बोर्ड पे चिपक गए, इंक के कण बोर्ड पे चिपक गए। इसका मतलब ये कण नीचे क्यों नहीं गिर रहे भाई, इन कणों को पृथ्वी तो खींच रही होगी ना अभी, कौन से बल से, गुरुत्वाकर्षण बल से पृथ्वी ने खींच रही होगी। उसके बावजूद भी क्या हुआ, ये जो इंक के कण बोर्ड पे चिपक गए, नीचे नहीं गिर रहे। तो ये कण क्यों चिपके यहाँ बोर्ड पर, कौन से बल के कारण, विद्युत चुंबकीय बल के कारण। तो बोर्ड पे जो हम लिखते हैं, जो कण चिपक जाते हैं कहाँ, बोर्ड पर, कौन से बल के कारण चिपकते हैं, विद्युत चुंबकीय बल के कारण। दूसरा उदाहरण, आपने एक नट लिया, उस पर बोल्ट चढ़ाया, बोल्ट चढ़ाया तो बोल्ट नट को टाइटली पकड़ लेता है। देखा नहीं कहीं आपने बोल्ट नट पे चढ़ाया होगा तो नट बिल्कुल टाइट बोल्ट पे चिपक जाता है। तो वो भी कौन से बल के कारण चिपकता है, विद्युत चुंबकीय बल के कारण। तीसरा उदाहरण, जो हम चल पाते हैं, घर्षण बल जो होता है, घर्षण बल भी किसका रूप है, विद्युत चुंबकीय बल का। तो विद्युत चुंबकीय बल के भी हमारे पास बहुत सारे बल इसके अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है। विद्युत चुंबकीय बल मैंने आपको बता दिया, और बता सकता हूँ बहुत सारे उदाहरण इसके, पर जैसे जैसे आप आगे पढ़ोगे पता चलता चला जाएगा। तो प्रकृति में दूसरा बल कौन सा है, विद्युत चुंबकीय बल। इसके गुण लिख लो, लिखो इसके गुण। नंबर 1, एक तो ये जैसे गुरुत्वाकर्षण बल तो लगता था द्रव्यमानों के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल किसके कारण लगता था, द्रव्यमानों के कारण। ऐसे ही विद्युत चुंबकीय बल लगता है आवेशों के कारण। किसके कारण, आवेशों के कारण। दूसरी बात, ये भी एक लॉन्ग रेंज फोर्स है। क्या है, लॉन्ग रेंज फोर्स, यानी दो आवेशों के बीच की दूरी अगर अनंत भी हो तो भी ये लग जाएगा। ये क्या है, एक लॉन्ग रेंज फोर्स है। याद रखना, गुरुत्वाकर्षण बल लगता है द्रव्यमानों के कारण और विद्युत चुंबकीय बल लगता है आवेशों के कारण। आवेश वस्तुओं पे कब आते हैं, जब उन्हें रगड़ देते हैं किसी चीज़ से। डीपली पढ़ेंगे 12वीं में से। तो पहला गुण क्या हुआ कि विद्युत चुंबकीय बल आवेशों के कारण लगता है। दूसरा गुण क्या हुआ, ये एक दीर्घपरासी बल है, अर्थात दो आवेशों के बीच की दूरी अगर अनंत भी है तो भी ये लग जाएगा। और तीसरा गुण क्या हुआ इसका, कि ये भी क्या है, एक तो विद्युत चुंबकीय बल भी एक केंद्रीय बल है, यानी कि आवेशों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में लगेगा ये, जैसे कि इसके बारे में समझाया था। तो केंद्रीय बल मैंने आपको बता दिया था पहले ही। अगला गुण क्या है, अगर दो प्रोटॉनों के बीच, एक प्रोटॉन ये रहा, एक प्रोटॉन ये रहा, आप दो बल निकालें, दो कौन से, गुरुत्वाकर्षण बल भी निकालें और विद्युत चुंबकीय बल भी निकालें, तो गुरुत्वाकर्षण बल से लगभग 10⁻36 गुना बड़ा होता है। याद रखना, विद्युत चुंबकीय बल
दो प्रोटॉनों के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से 10⁻36 गुना बड़ा होता है। फिर से, अगर दो प्रोटॉनों के बीच आपने क्या निकाला, गुरुत्वाकर्षण बल, और फिर क्या निकाला, विद्युत चुंबकीय बल, तो विद्युत चुंबकीय बल दो प्रोटॉनों के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से 10⁻36 गुना बड़ा होगा। 10⁻36 का मतलब एक के आगे 36 जीरो लगाओ। तो इसके गुण आपको समझ में आ गए होंगे। पहला गुण मैंने बता दिया, दूसरा बता दिया, तीसरा बता दिया मैंने आपको, ठीक है। और एक बात और, गुरुत्वाकर्षण बल तो केवल आकर्षण का बल था, पर विद्युत चुंबकीय बल आकर्षण का भी होता है और प्रतिकर्षण का भी होता है। आकर्षण का मतलब दो आवेश एक दूसरे को आकर्षित भी कर सकते हैं और प्रतिकर्षित भी कर सकते हैं। आकर्षित कब करेंगे, जब दो आवेश या तो प्लस प्लस के हों, एक प्लस दूसरा प्लस, तो इसमें एक दूसरे को ये करेंगे प्रतिकर्षित। क्या करेंगे, प्रतिकर्षित। ये से दूर भगाएगा और ये से दूर भगाएगा। या अगर एक माइनस है दूसरा भी माइनस है तो ये भी से दूर भगाएगा और ये से दूर भगाएगा। तो विद्युत चुंबकीय बल प्रतिकर्षण का कब होगा, जब आवेश एक जैसे हों। आवेश जब क्या हों, एक जैसे हों। और अगर एक आवेश प्लस है और एक माइनस है तो इनमें हमेशा क्या होगा, आकर्षण। ये वाला इसे खींचेगा और ये वाला इसे खींचेगा। तो गुरुत्वाकर्षण बल केवल क्या था, आकर्षण का बल था, जबकि विद्युत चुंबकीय बल आकर्षण का भी होता है और प्रतिकर्षण का भी होता है। इन दो बलों को आप देख सकते हैं अपनी आंखों से, इन दो बलों को, नीचे वालों को आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते। अब आप बात करते हैं प्रबल नाभिकीय बल की। प्रबल नाभिकीय बल, नाभिक के अंदर जो बल लगता है, नाभिक ये रहा, आपने नाभिक की जानकारी आपको ज़्यादा शायद ना हो। नाभिक के अंदर होते हैं प्रोटॉन, 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 न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन भी होते हैं और प्रोटॉन भी होते हैं। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, याद रखना। क्या होता है प्रोटॉन पे, पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। जब प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है तो एक जैसे आवेश हो गए, तो एक प्रोटॉन इसे दूर भगाएगा, दूसरा इसे दूर भगाएगा, ये प्रोटॉन इसे दूर भगाएगा और ये इसे दूर भगाएगा। कुल मिला के प्रोटॉन के बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा। इस हिसाब से तो नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन होते हैं भाई, तो प्रोटॉन में लगता है प्रतिकर्षण बल। तो इस आधार पे तो नाभिक के अंदर प्रोटॉन रहने नहीं चाहिए। लेकिन जो आप पढ़ रहे हैं प्रबल नाभिकीय बल, प्रोटॉन के बीच या न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच या न्यूट्रॉन के बीच, इनके बीच एक ताकतवर बल लगता है, बहुत ताकतवर बल। ये बल क्या होता है, प्रोटॉन को तो प्रोटॉन से दूर नहीं जाने देता, न्यूट्रॉन को प्रोटॉन से दूर नहीं जाने देता, और न्यूट्रॉनों को दूर नहीं जाने देता। तो जब ये आपस में एक दूसरे को खींच के रखते हैं तो ये नाभिक के अंदर बंधे हुए बैठे रहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे प्रोटॉन पे तो प्लस प्लस चार्ज है, इनमें तो प्रतिकर्षण लग रहा तो दूर भागने चाहिए। तो जो बल लग रहा है प्रतिकर्षण, वो है विद्युत चुंबकीय बल, वो लग रहा है आवेशों के कारण। ठीक है, वो जो आवेशों के कारण लग रहा है, तो वो जो बल लग रहा है ना प्रोटॉनों के आवेशों के कारण, वो बल कौन सा है, वो है विद्युत चुंबकीय बल। वो कमजोर होता है, पर एक नया बल होता है नाभिकीय कणों के बीच में, जो प्रोटॉन को भी खींच के रखता है, बांध के रखता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन को भी बांध के रखता है, और न्यूट्रॉन को भी बांध के रखता है। तो नाभिक के अंदर वो बल जो नाभिकीय कणों को बांध के रखता है, दूर नहीं जाने देता, नाभिकीय कणों को जो बांध के रखता है, खींच के रखता है, उसे कहते हैं नाभिकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल। याद रखना, नाभिक के अंदर प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो प्रोटॉनों को विद्युत चुंबकीय बल दूर भगाने का प्रयास करता है। लेकिन नाभिक के अंदर जो दूसरा बल होता है प्रबल नाभिकीय बल, वो विद्युत चुंबकीय बल से काफ़ी बड़ा होता है। इस वजह से प्रोटॉन को विद्युत चुंबकीय बल के कारण दूर नहीं भगा पाते। तो शॉर्टकट में क्या हुआ कि नाभिक के कणों के अंदर, नाभिक के जो अंदर कण हैं उनके बीच जो एक बल लगता है, वो नाभिकीय कणों को बांधे रखता है, उसे कहते हैं प्रबल नाभिकीय बल। बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि जी यहाँ तो ये बल भी लगेगा, ये लगेगा जरूर, प्रोटॉन के बीच ये बल लगेगा क्योंकि प्रोटॉनों पर आवेश है, ये बल लगेगा, परंतु ये बल कमजोर हो जाएगा और ये बल ज़्यादा हो जाएगा। इस वजह से प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नाभिक के अंदर बने रहेंगे, एक साथ रहेंगे। इसके गुण लिख लो भाई, प्रबल नाभिकीय बल के गुण। एक तो इसका गुण क्या है, ये सबसे प्रबल, सबसे ताकतवर बल है दुनिया का,
4 बल है ना, सबसे ताकतवर बल ये प्रबल नाभिकीय बल। ठीक है। दूसरी बात, ये 10 की घात -15 मीटर, 10 की घात -15 मीटर, अगर इतनी दूरी है, ये नाभिक की त्रिज्या मानी जाती है, नाभिक की त्रिज्या। तो दो कणों के बीच की दूरी अगर इससे कम हुई, इससे कम, तो ये लगेगा। अगर दो कणों के बीच की दूरी इससे ज़्यादा हो गई तो ये नहीं लगता। तो ये एक क्या है, ये समझो कि लघु परासी बल है, शॉर्ट रेंज फोर्स। शॉर्ट रेंज का मतलब जो बहुत कम दूरी पे लगता हो। याद रखना कि अगर प्रोटॉन प्रोटॉन की या न्यूट्रॉन प्रोटॉन की या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन की के बीच की दूरी इस दूरी से अधिक हो गई तो प्रबल नाभिकीय बल नहीं लगेगा। याद रखना, ये कब लगेगा, यदि प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच की दूरी इस दूरी से कम है तो ये बल लगेगा। कौन सा, प्रबल नाभिकीय बल, नहीं तो नहीं लगेगा। तो पहला गुण क्या हुआ इसका, ये एक दीर्घ परासी बल नहीं है, अर्थात क्या है, ये एक लघु परासी बल है। और ये प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे ताकतवर बल है, प्रबलतम बल। ठीक है भाई। और ये गुरुत्वाकर्षण बल का लगभग 100 गुना होता है, गुरुत्वाकर्षण बल का लगभग 100 गुना। मैंने भाई गलत बोल दिया, यह है गुरुत्वाकर्षण बल से 10 की घात 38 गुना बड़ा। फिर से सुन लो, यह है गुरुत्वाकर्षण बल से लगभग 10 की घात 38 गुना बड़ा तथा विद्युत चुंबकीय बल से लगभग 100 गुना बड़ा। इससे लगभग 100 गुना बड़ा होगा ये बात क्लियर होगी। फिर से सुनिएगा, ये जो बल है, प्रबल नाभिकीय बल जो है, वो गुरुत्वाकर्षण बल से लगभग 10 की घात 38 गुना बड़ा, और ये विद्युत चुंबकीय बल से लगभग 100 गुना बड़ा होता है। कौन, प्रबल नाभिकीय बल। तो ये हुए इसके गुण। अब चौथा बल है हमारा दुर्बल नाभिकीय बल। दुर्बल नाभिकीय बल, इसके बारे में अभी कुछ ज़्यादा जानकारी हमारे पास नहीं है, इस पर खोजें चल रही हैं, फिर भी मैं आपको बताता हूँ। जब कोई नाभिक टूटता है, नाभिक का मतलब ये, नाभिक बहुत छोटी चीज़ है, परमाणु के अंदर नाभिक होता है, अभी आपने पढ़ी नहीं है बात, तो इसलिए ज़्यादा डीपली नहीं जा रहा इसमें मैं। तो जब कोई परमाणु टूटता है तो उससे कुछ कण निकलते हैं छिटक कर। जब कोई परमाणु का नाभिक टूटेगा, जब किसी परमाणु का नाभिक टूटेगा तो उससे कुछ कण निकलेंगे छिटक कर बाहर। तो उन कणों के बीच एक बल लगता है, उन कणों के बीच लगने वाले बल को कहते हैं दुर्बल नाभिकीय बल। क्या कहते हैं, दुर्बल नाभिकीय बल। ये भी एक लघु परासी बल है। ठीक है, ये भी क्या है, एक लघु परासी बल है। और याद रखना, ये मैंने बता दिया, यहाँ लिख दिया नोट में, सबसे बड़ा बल ये होगा, फिर इससे छोटा ये, इससे छोटा ये, सबसे छोटा ये। सबसे छोटा बल कौन सा हुआ, गुरुत्वाकर्षण बल। उससे बड़ा कौन हुआ, दुर्बल नाभिकीय बल। उससे बड़ा कौन हुआ, विद्युत चुंबकीय बल। सबसे बड़ा कौन हुआ, प्रबल नाभिकीय बल। याद रखना इस बात को। तो ये लगभग मैंने आपको ये चैप्टर आज ख़त्म कर दिया। थोड़ा डिस्टर्बेंस ज़्यादा था आज जब मैं वीडियो बना रहा था, तो एक आध बात जो मैंने गलत बोल दी हो उसे रिपीट करा दोबारा सही करके मैंने, क्योंकि जब वीडियो बनती है डिस्टर्बेंस ज़्यादा था, मौसम ख़राब था, बारिश का मौसम था। वीडियो को शूट करते टाइम वीडियो शूट ज़रूर करनी थी क्योंकि बच्चों को भेजना था। तो जो एक आध शब्द मैंने कुछ गलत बोला है उसके बाद उसे सही भी करके बोला है, तो ध्यान से सुनिएगा वीडियो को पूरा। ठीक है, ये चैप्टर लगभग समाप्त हो गया है, इसके बाद नया चैप्टर भेजेंगे आपको। धन्यवाद।